जय हिंद, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 या आप बोल सकते हैं यूनिट नंबर 2 का, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। यानी अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है तो ये चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 21 में आपको मिल जाएगा, जिसका नाम है कमर्शियल बैंक। और इस वीडियो में हम लोग कमर्शियल बैंक इस पूरे चैप्टर को वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हम लोगों के लिए नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में जब कमर्शियल बैंक्स के बारे में सब चीज सीख लिया था, तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में भी पढ़ेंगे। और सेंट्रल बैंक के साथ साथ ये जो हम लोगों का मेन बैंक है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट लोगों को यह चैप्टर पढ़ना एकदम कंपलसरी, एकदम मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक का मीनिंग क्या है, साथ ही साथ सेंट्रल बैंक का क्या-क्या फंक्शंस है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या-क्या डिफरेंसेस होता है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपका सेंट्रल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो किस तरह से किया जाता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व या कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है आपका, साथ ही साथ आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से बना, कब बना, कहां बना, साथ ही साथ आरबीआई का क्या-क्या काम है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, सारे चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सबसे पहले जानना ये जरूरी है हम लोगों के लिए कि सेंट्रल बैंक क्या है। हम साइड हट रहे हैं, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिए? अब चलो हम लोग आते हैं और करते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक आखिरकार होता क्या है। तो देखो, एकदम हम नॉर्मल बता रहे हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक किसी भी देश का सेंट्रल बैंक उस देश का सबसे बड़ा और सबसे एपेक्स बैंक होता है। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है उस बैंक, उस कंट्री में जितने भी बैंक्स हैं, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करेगा, सारे बैंकों को रेगुलेट करेगा, सारे बैंकों का देखभाल करेगा। साथ ही साथ उस देश में जो पैसा छापना है, पैसा छापने का काम भी सेंट्रल बैंक करेगा। साथ ही साथ उस देश का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी वही सेंट्रल बैंक बनाएगा, वही सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ उस देश का जो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट है, उन सब में भी वो काम करेगा। मनी मार्केट को तो डायरेक्टली वो कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ उस देश का जो फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी है, उसको कंट्रोल करेगा। उस देश का जो सरकार है, उस सरकार के बैंकर का काम करेगा, उस सरकार का फाइनेंशियल एडवाइजर बनेगा। साथ ही साथ उस कंट्री में जो मनी इन्फ्लेशन या मनी डिफ्लेशन होता है, उन सारे चीजों को कंट्रोल करने का काम उस देश का सेंट्रल बैंक का होता है। इसलिए किसी भी देश का सेंट्रल बैंक को उस देश का सबसे एपेक्स, सबसे बड़ा, सबसे प्राइमरी और सबसे इंपॉर्टेंट बैंक बोला जाता है। क्लियर बात है? हर देश के पास अपना एक ना एक हम लोगों का एक ना एक सेंट्रल बैंक जरूर होता है। सभी देश के पास अपना अपना सेंट्रल बैंक है। अगर हम बात करें इंडिया का, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है, उस बैंक का नाम है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये हम लोगों का भारत का सेंट्रल बैंक है। अब आरबीआई क्या होता है हम सबको पता है। नहीं पता तो 10 रुपया का नोट निकाल लो, नोट में देखो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लिखा हुआ होता है। हर देश के पास अपना एक एक सेंट्रल बैंक है। बस एक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही ऐसा देश है जिसके पास 12 गो सेंट्रल बैंक है। 12 सेंट्रल बैंक, इतना ज्यादा सेंट्रल बैंक आरबीआई, सॉरी, इतना ज्यादा सेंट्रल बैंक जो है हमारा किसके पास है? यूएसए के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। और इसके पीछे खास रीजन भी है। हम नेक्स्ट चैप्टर में कभी जब आप लोगों को पढ़ाएंगे ना फॉरेन एक्सचेंज, उसमें हम आपको इसके बारे में समझाएंगे कि क्यों सर यूएसए के पास इतना ज्यादा आखिरकार सेंट्रल बैंक क्यों है। ठीक, क्योंकि इससे बड़े बड़े भी कई सारे देश हैं, लेकिन उन सबके पास सिर्फ एक एक सेंट्रल बैंक है। ठीक, तो आओ वापस टॉपिक पे आते हैं। तो समझ में आ गया सेंट्रल बैंक क्या होता है। उस देश का जितने भी बैंक्स हैं, उन सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम करता है। पता है इंडिया का जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है ना, ये भी आरबीआई यही करता है। इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, केनारा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितना भी बैंक्स है, उन सारे बैंकों को कंट्रोल करना, उन सारे बैंकों का अकाउंट्स खोलना, उन सबसे पैसा जमा लेना, उन सबको लोन देना, उन सारों सभी बैंकों के लिए नियम कानून बनाने का काम सब बैंक हमारे देश का सेंट्रल बैंक करता है। साथ ही साथ देश में पैसा छापना हो गया,
सरकार को फाइनेंशियल एडवाइजर देना हो फाइनेंशियल एडवाइस देना हो गया, सरकार का बैंकर का काम करना है, हमारे देश के मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना है, फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन करना है, साथ ही साथ मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, बजट में मदद करना है। ये सब चीज़ का ज़िम्मा हमारे देश का सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के कंधों पर ही टिका हुआ है, ठीक? अब आते हैं सेंट्रल बैंक का मीनिंग कि आखिरकार सेंट्रल बैंक अगर एग्ज़ाम में पूछे कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, तो आप लोग क्या लिखोगे? देखो, अगर आपको पूछता है एग्जाम में कि सेंट्रल बैंक क्या होता है तो आपको लिख देना है इस चीज को कि द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज द हाईएस्ट एंड एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, यानी एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश का सबसे एपेक्स बैंक होता है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक होता है। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री विच कंट्रोल्स द मनी मार्केट ऑफ दैट कंट्री एज वेल एज ऑल बैंकिंग एक्टिविटी। एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश का मनी मार्केट को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ उस देश में जितने भी बैंक्स हैं, उन सारे बैंकों को कंट्रोल करने का काम भी वही एपेक्स बैंक यानी सेंट्रल बैंक करता है, जैसे हमारे देश में आरबीआई करता है। इट रेगुलेट ऑल कमर्शियल बैंक, सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है। इट इज द बैंक ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सबों का बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक है, ठीक है? The central bank of the country also performs the function of issuing currency for that country, और साथ ही साथ एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश का करेंसी छापने का भी काम करता है। इंडिया में भी जो आरबीआई है ना, उसी के पास सिर्फ और सिर्फ वन मोनोपोली राइट है पैसा छापने का। आरबीआई के अलावा भारत में कोई भी और पैसा नहीं छाप सकता है। बस 1 रुपया का नोट और सिक्का, 1 रुपया का नोट और सिक्का छापने का काम केंद्र सरकार यानी सेंट्रल बैंक खुद करता है, और बाकी सारा पैसा आरबीआई छापता है। जो भी नोट्स होता है ना, सारा नोट आरबीआई छापता है। आगे बोल रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री इज आल्सो मेड बाय द सेंट्रल बैंक। एवरी कंट्री नीड्स टू हैव इट्स ओन सेंट्रल बैंक, और हर कंट्री के पास अपना खुद का एक सेंट्रल बैंक है और होना भी चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई हैज बीन एस्टैब्लिश एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई का गठन जो है वो भारत के सेंट्रल बैंक के रूप में किया गया था। इज इट क्लियर? सेंट्रल बैंक पता चल गया क्या होता है, ठीक? अब आता है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, कि गुरुजी आखिरकार सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फर्क होता है। देखो क्या होता है ना, अगर हम बात करें जैसे कि ये हम लोगों का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है? इसके बाद आपका आईडीबीआई बैंक हो गया, आईडीबीआई बैंक हो गया, और एटसेट्रा जितने भी बैंक है हम लोगों का, ये सारे का सारा बैंक कमर्शियल बैंक्स है, ठीक? इन सारे बैंकों को कंट्रोल करना, उसका देखभाल करना, नियम कानून बनाना, रेगुलेट करना, इन लोगों का अकाउंट अपने यहाँ खुलवाना, ये सारा काम पता है किसके ऊपर होता है? आरबीआई के ऊपर। देखो, ये हम लोग आम पब्लिक है ना, ये कौन है? ये हम लोग आम पब्लिक हैं। हम लोग जितने भी आम पब्लिक लोग हैं, क्या है? हम लोग जितने भी आम पब्लिक लोग हैं, हम सारे आम पब्लिक लोग अपना खाता किसके यहाँ खुलवाते हैं? अपना खाता हम लोग खुलवाते हैं बैंकों में। और ऐसे ही ये जितने भी बैंक्स हैं ना, ये जितने भी बैंक्स हैं, ये सारा का सारा बैंक पता है अपना खाता किसके यहाँ खुलवाता है? ये सब लोग अपना खाता खुलवाता है आरबीआई के यहाँ। यानी आरबीआई बोलता है, क्या कैसन बा? आरबीआई के यहाँ ये सारे बैंक अपना पैसा जमा करता है। एक आम आदमी यानी हम लोग जो रिलेशन बैंक्स के साथ रखते हैं, बैंक सेम वही रिलेशन आरबीआई के पास रखता है। हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंकों के पास, बैंक कुछ पैसा आरबीआई के यहाँ जमा करता है। हम लोगों को लोन चाहिए, हम लोगों को लोन चाहिए, हम लोग मुंह उठा के किसके पास जाएंगे? बैंक के पास, और बैंक हम लोगों को लोन देगा। सेम वैसे ही जब बैंक को जरूरत पड़ेगा तो बैंक मुंह उठा के जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई इसको लोन दे देगा। हम लोगों का पैसा बैंक के पास, बैंक का पैसा आरबीआई के पास। हम लोगों का पैसा का हिसाब किताब बैंक रख रहा है, बैंकों का पैसों का हिसाब किताब आरबीआई रख रहा है। हम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होगा आरबीआई बैंक के पास भागेंगे, बैंकों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा आरबीआई के पास भागेगा। बैंक में कुछ भी सुधार करना है हम लोगों को बैंक्स बताएगा, इन बैंकों को कुछ भी सुधार करना है उसको आरबीआई बताएगा। आम आदमी जो रिलेशन बैंक के साथ रखता है, बैंक वही सेम रिलेशन आरबीआई के साथ रखता है, इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है, ठीक है? एक देश के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एक देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक होता है। सिर्फ एक क्या होता है आपका? सिर्फ एक आपका सेंट्रल बैंक होता है। अगर बात करें
यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसी के पास सिर्फ 12 सेंट्रल बैंक है, बाकी सब देश के पास सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है। ओ माय गॉड। आ गया आपको समझ में ना इन दोनों बैंक का मतलब। चलो अब हम लोग इसमें डिफरेंस को करते हैं कि भाई आखिरकार कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा सा रुकना, हाँ थोड़ा सा दूर करना होगा। ठीक, देखो डिफरेंस दिखाते हैं, अच्छा से कर देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखे हैं कमर्शियल बैंक्स और यहाँ पे लिखे हम लोग सेंट्रल बैंक्स। ठीक है, चलो भाई डिफरेंस किया जाए। सबसे पहला मीनिंग, कमर्शियल बैंक क्या होता है? जनरली यानी ऐसा कोई भी बैंक, द बैंक विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग देम लोन्स इज कॉल्ड ए कमर्शियल बैंक। ऐसा कोई भी बैंक जो नॉर्मली पब्लिक का खाता अपने यहाँ खुलवाता है और उसको लोन देता है, लोगों का खाता अपने यहाँ खुलवाता है और उस खाते से लोन देता है, तो नॉर्मली उसी बैंक को हम लोग कमर्शियल बैंक बोलते हैं। एक सेकंड रुकना, हाँ थोड़ा सा ब्लर काहे हो रहा है भाई, हम तो सही दिखेंगे ना। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो ऐसा कोई भी बैंक जो नॉर्मली पब्लिक का खाता अपने यहाँ खुलवाएगा, पब्लिक से लोन, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेके लोन देगा, वो कमर्शियल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक ये सब काम नहीं करेगा। सेंट्रल बैंक का काम होता है कि वो इंडिया के अंदर किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, वो उस कंट्री में जितना भी कमर्शियल बैंक्स है उन सारे बैंकों को ये कंट्रोल करेगा। कंट्री के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स है उन सारे बैंकों को ये कंट्रोल करेगा। दूसरा, प्लेस ऑफ ओरिजिन, याद रखना कमर्शियल बैंक जो है पूरा बैंकिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक जो होता है वो पूरा बैंकिंग सिस्टम का ऊपर में बैठा है। यहाँ पे होता है सेंट्रल बैंक, उसके नीचे बाकी बैंक्स लोग होता है, ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, पर्पस कि भाई आखिरकार ये जो कमर्शियल बैंक होता है वो क्यों खुलता है, तो सिंपल बात है, किसी भी कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस होता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना। कोई भी कमर्शियल बैंक मत पूछना कि कमर्शियल बैंक तो भाई सर्विस देने के लिए पैदा काम करता है, नहीं, इसे लास्ट वीडियो में बताए थे ना, कमर्शियल बैंक सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेगा। लेकिन जो सेंट्रल बैंक होता है उसका मेन पर्पस होता है कि उस कंट्री के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सारे उस कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम को बनाए रखने का, कि उस कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम अच्छा से चले, ये जिम्मा सेंट्रल बैंक का होता है। पता है आज किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंक, क्योंकि बैंक सिर्फ ना लोगों का पैसा जमा लगता है लोन देता है, बल्कि एक पूरे का पूरा इकोनॉमी का जो मेन पार्ट होता है ना बिजनेस, उन बिजनेस को चलाने का काम भी आज बैंकों के ऊपर ही है। उन सारे बिजनेसमैन को लोन देना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है बैंक, इसलिए बैंक को इकोनॉमी का बैकबोन भी माना जाता है। ठीक, इसके बाद नंबर, तो भाई एक कमर्शियल बैंक जो है उसका नंबर बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स इन ए कंट्री, लेकिन सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री में सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है बस, यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के जिसके पास 12 सेंट्रल बैंक है, बाकी सभी कंट्री के पास सिर्फ और सिर्फ एक एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस है दोनों का। इसके बाद रिलेशन, तो रिलेशन में अभी बताएं हम लोग कि ये जो हम लोगों का कमर्शियल बैंक होता है ये रिलेशन लगता है पब्लिक से। किससे रिलेशन रखता है? पब्लिक से। और ये जो मेरा सेंट्रल बैंक होता है वो रिलेशन रखता है गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक से। कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे, और जो कमर्शियल बैंक है उससे रिलेशन रखेगा। ठीक, नोट प्रिंटिंग, याद रखना कमर्शियल बैंक को नोट प्रिंटिंग का परमिशन नहीं होता है, नोट परमिटेड, इसको परमिशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल बैंक के पास नोट छापने का मोनोपोली होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही है जो नोट छाप सकता है। बैंकर, ये जो कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक का बैंकर है, कमर्शियल बैंक जो है वो पीपल्स यानी कि पब्लिक का बैंक है, और ये जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का बैंकर है। ठीक है, इट इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक, ये सरकार और बैंकों के लिए काम करता है। लेंडिंग, लेंडिंग का मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? ऋणदाता, मतलब लोन किसको देता है? लेंडिंग मतलब होता है लोन देना, लेंडिंग मतलब याद रखना लोन देना। तो कमर्शियल बैंक किसको लोन देता है? पब्लिक को। कमर्शियल बैंक लोन किसको देता है? पब्लिक को, फिर चाहे वो बिजनेस के पर्पस के लिए हो या किसी और पर्पस के लिए। सिमिलरली जो सेंट्रल बैंक होता है वो लोन देता है गवर्नमेंट को और कमर्शियल बैंक्स को। किसी भी कमर्शियल बैंक को या सरकार को अगर लोन का जरूरत है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है। ओनरशिप, मालिक कौन होता है? ठीक है, मालिक कौन होता है भाई?
तो एक जो कमर्शियल बैंक है उसका मालिक कोई भी पर्सन हो सकता है। जनरली जो उस बैंक का शेयर खरीदा है, शेयर होल्डर्स, वो उसका मालिक होता है। लेकिन एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसका ओनरशिप सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार होता है उसके पास होता है। वर्तमान समय में इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो आरबीआई किसके अंडर में है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय केंद्रीय सरकार के अंदर में। अब भारत के केंद्र में कौन सा सरकार है? मोदी सरकार बोल देते हैं, भाजपा सरकार जिसको क्या बोलते हैं? मोदी सरकार है। यानी कि मोदी जी जो है अब हेड है सेंट्रल बैंक का। इसीलिए मोदी सरकार का पार्टी के तरफ से ही एक नेता को सेंट्रल बैंक का यानी कि आरबीआई का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है या वित्तीय मंत्री के रूप में नियुक्ति होती है। ठीक है, ये सब हम लोग कभी और किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। कंपटीशन, देखो प्रतियोगिता, भाई एक देश में बहुत सारे कमर्शियल बैंक होते हैं, इसलिए इन लोगों के बीच कंपटीशन पाया जाता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, और भी बैंक, इनके बीच कंपटीशन होते रहेगा। लेकिन चूंकि सेंट्रल बैंक किसी देश के अंदर सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक है, इसीलिए इसका किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है। फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी विनिमय, यानी अगर हमारा देश या हम लोग अगर विदेशों के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, विदेश से किसी दूसरा कंट्री के साथ लेन-देन करते हैं, रुपया को डॉलर में बदल रहे हैं, रुपया को दिनार में बदल रहे हैं, रुपया को पौंड में बदल रहे हैं, रुपया को टाका में बदल रहे हैं, यानी विदेशी विनिमय अगर हम कर रहे हैं, तो ये विदेशी विनिमय करने का हिसाब-किताब रखने का काम आरबीआई का होता है। कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई उसको परमिशन देगा, तब जाके कमर्शियल बैंक उस काम को करता है। जैसे आरबीआई स्टेट बैंक को परमिशन देता है, तो स्टेट बैंक ये काम कर सकता है। वो भी कब? विथ द परमिशन ऑफ सेंट्रल बैंक। इसीलिए यहां लिखे हैं फॉरेन एक्सचेंज में लिखे हैं इट कैन डू फॉरेन एक्सचेंज ओनली विथ द परमिशन ऑफ द सेंट्रल बैंक। अगर सेंट्रल बैंक परमिशन देगा तभी जाके ये फॉरेन एक्सचेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और बाकी जो सेंट्रल बैंक होता है वो तो भाई एकदम केयरफुली होकर के पूरा फॉरेन एक्सचेंज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी, कमर्शियल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बनाता है, जबकि एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है उसी का मेन काम होता है कि वो उस देश के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। ठीक है, आया समझ में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई साल एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया है कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप एज इट इज ये सारा पॉइंट को लिखे तो फुल में फुल 5 नंबर आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अ, उधर कहीं पे रखा हुआ है। 1 सेकंड देना हमको, रुक जाइए, हाँ। हाँ, देखो। देखिए, अब आते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एक सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन होता है? अच्छा, एक नॉर्मल सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, एकदम नॉर्मली। अगर मान लो हम लोगों को हमको अगर मान लो बैंक खोलना है, आपको अगर एक बैंक खोलना है, तो क्या आप एक बैंक खोल सकते हो या नहीं खोल सकते हो? खोल सकते हो। हम लोग आप लोग कोई भी हम लोग बैंक खोल सकते हैं, लेकिन पता है किससे परमिशन लेना होगा? आरबीआई से। और जब आरबीआई से जाएँगे ना परमिशन लेने के लिए, तो आरबीआई सिंपल बोलेगा, बैंक खोलना है? हम बोलेंगे हाँ सर खोलना है। तो आरबीआई बोलेगा सिक्योरिटी मनी जमा करो। हम बोलेंगे कितना सिक्योरिटी मनी जमा करना है? बोलो अभी देते हैं 150 लो अभी दे रहे हैं। आरबीआई बोलेगा 150 सिक्योरिटी मनी 500 करोड़ रुपया। याद रखना कितना रुपया? 500 करोड़ रुपया। अगर आपके पास 500 करोड़ रुपया सिक्योरिटी मनी है, तो आपको बैंक खोलने का परमिशन मिल जाएगा। हालाँकि सिर्फ 500 करोड़ से नहीं होगा, बल्कि इसमें कई सारे और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगा, कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा, इसके बाद ही आपको परमिशन मिलेगा। लेकिन आपको भाई 500 करोड़ चाहिए, अगर 500 करोड़ है, तब जाके आपको बैंक खोलने का परमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर भूल जाओ, बैंक खोलने का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। अब ध्यान से मेरा बात सुनना कि एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका क्या फंक्शन होता है? एक देश का सेंट्रल बैंक कौन-कौन से काम को करता है? अगर सेंट्रल बैंक का बात करें, तो जैसे हमारे देश का जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ना कि आरबीआई का फंक्शन बताओ, तो भी आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखोगे, ठीक? या अगर पूछता है सेंट्रल बैंक का फंक्शन, तो भी।
किसी भी देश का सेंट्रल बैंक है, चाहे हमारे देश का या किसी अदर कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो इन्हीं काम को करने के लिए सेंट्रल बैंक को मेनली बनाया जाता है। कौन-कौन सा काम है ध्यान से समझना। एक सेंट्रल बैंक जो होता है, एक सेंट्रल बैंक जो होता है, हुँ, एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका सबसे पहला काम होता है मोनोपोली इन नोट इश्यू, याद रखना, यानी कि पैसा छापना। एक देश का सेंट्रल बैंक का सबसे पहला काम होता है पैसा छापना। हर देश का सेंट्रल बैंक अपने देश के लिए पैसा जरूर छापता है। सेंट्रल बैंक के अलावे ये परमिशन दूसरा किसी और बैंक को नहीं मिलता है, कमर्शियल बैंक को तो और नहीं मिलता है। इंडिया में पैसा छापने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। इंडिया में 1 रुपया का नोट और सिक्का, कॉइन को छोड़ के, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, ये सिक्का को छोड़ के, ये सिक्का और 1 का नोट छापने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार करती है। इसके बाद 5 रुपया का नोट हो गया, 10 रुपया का नोट हो गया, 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सारा नोट छापने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। दूसरा, बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। और उस देश का सेंट्रल बैंक का दूसरा काम होगा कि उस देश का जो सेंटर गवर्नमेंट है, उस सेंटर गवर्नमेंट के लिए वो काम करे। जैसे सरकार का बैंकर का काम करे, सरकार का, केंद्र सरकार का पैसा जमा करके रखे, देश का खजाना जमा करके रखे, हिसाब किताब रखे। ये साथ ही साथ सरकार का एजेंट का काम करेगा। सरकार के तरफ से अगर कोई काम करना है, कुछ करना है, तो ये करेगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर देश के सरकार को किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए होगा, चाहे वो बजट से रिलेटेड होगा, मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन, कुछ भी एडवाइस चाहिए होगा, सारा एडवाइस उस देश का सेंट्रल बैंक देगा। और यही काम आरबीआई इंडिया के लिए करता है। इसके बाद बैंक ऑफ बैंक्स, अपने देश के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, उन सारे बैंक्स के लिए ये बैंक का काम करेगा। सारे बैंकों को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, उन लोगों का हिसाब किताब रखना, उनके ऊपर निगरानी रखना, नियम कानून बनाना, उन लोगों का पैसा जमा लेना, जरूरत पड़ने पे उन लोगों को लोन देना, हर काम उस देश का सेंट्रल बैंक करता है। तीसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब समझो। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अंतिम ऋणदाता। इसका मतलब है कि एक जो कमर्शियल बैंक होता है, वो अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को या सरकार को अगर पैसा का जरूरत है, लोन चाहिए, और उसको अगर लोन कहीं से नहीं मिला, तो वो उस देश का सेंट्रल गवर्नमेंट से उस देश के सेंट्रल बैंक से जाकर के वो लोन ले सकता है, और तब सेंट्रल बैंक लोन देता है। जैसे इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, कल को अगर इन कमर्शियल बैंक्स को पैसा का जरूरत पड़ेगा, लोन का जरूरत पड़ेगा, तो ये लोग लोन लेने सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के पास जाएगा। इसलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यानी अंतिम ऋणदाता बोला जाता है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी विदेशी विनिमय जो भी होता है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है। कस्टोडियन मतलब संरक्षक होता है। फॉरेन एक्सचेंज जितना भी होता है, फॉरेन करेंसी हो गया, फॉरेन फंड्स हो गया, फॉरेन रिजर्व हो गया, उन सबको अपने पास रखने का काम आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक करता है। फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस, साथ ही साथ फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस मतलब होता है समाशोधन गृह का कार्य। अपने देश के अंदर में वो देखता है कि भाई पैसों का कमी होने ना दे, और अगर पैसा बहुत ज्यादा हो गया है तो भी उसको कम कर दे। बेसिकली फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस से क्या करता है हम बताते हैं। फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस से फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस से बेसिकली एक जो सेंट्रल बैंक होता है, वो मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन क्या होता है, देखो बताते हैं। ये जो हम लोगों का लकीर है सीधा सीधा, इसको बोला जाता है हम लोगों का बैलेंस लाइन। किसी भी देश का सरकार जब सेंट्रल बैंक जब पैसा छापता है, वो हमेशा देखता है कि मेरे देश में ना तो हद से ज्यादा पैसा छाप दे, ना हद से कम पैसा हो। यानी वो हमेशा पैसा का जो सप्लाई है, सप्लाई ऑफ मनी, उसको बैलेंस रखता है। क्योंकि अगर कभी भी ये सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ गया, एक सेकंड देना हमको। अगर मान लो ये सप्लाई ऑफ मनी कभी बढ़ गया, डिमांड से ज्यादा अगर मनी का सप्लाई हो गया, तो ये ऊपर वाला सिचुएशन को बोला जाता है मनी इन्फ्लेशन।
क्या बोला जाता है इसको? मनी इन्फ्लेशन बोला जाता है। और ये किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है कि भाई ज़रूरत से ज़्यादा उस देश में पैसा छाप दिए हैं, उस देश में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो चीज़ें महँगा हो जाएगा, मनी वैल्यू घट जाएगा और बहुत प्रॉब्लम होगा। और अगर ज़रूरत से कम, इस लाइन से नीचे देखो, अगर ज़रूरत से कम पैसा है, तो उसको बोला जाता है मनी डिफ्लेशन। मनी डिफ्लेशन, तो ये तो और ज़्यादा डेंजर है। मनी डिफ्लेशन हो गया, तो उस मनी डिफ्लेशन या मनी कंस्ट्रक्शन, मनी डिफ्लेशन या मनी कंस्ट्रक्शन अगर ये हो गया, तो ये तो भाई और ज़्यादा दिक्कत है कि किसी देश में, किसी कंट्री में जितना पैसा चाहिए था, उस कंट्री में तो उससे भी कम पैसा है। उस कंट्री के पास उससे भी कम पैसा है, वो तो गरीब हो रहा है, वो कंट्री खत्म हो रहा है। इसीलिए ये दोनों ही चीज़ क्या है? डेंजर है। तो ये जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका जिम्मा होता है भाई कि वो क्लियरिंग हाउस करके रखे, यानी वो देखे कि ना तो वो मनी इन्फ्लेशन होने दे और ना ही वो मनी डिफ्लेशन का सिचुएशन आने दे। इसी को बोला जाता है। आया समझ में? ठीक, हो गया? मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। अब आगे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, क्रेडिट क्रिएशन। एक देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? अभी इसके बाद उसको पढ़ेंगे। इसके बाद आगे होता है डेवलपमेंट ऑफ या डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शन। डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बहुत सारा काम किसी भी देश का सेंट्रल बैंक करता है, बहुत सारा काम। अदर फंक्शन भी करता है, जैसे कोई डेटा का कलेक्शन करना हो गया, रिलेशन विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश का, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, उसका काम होता है कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको दो चीज को नाम याद रखना है। एक होता है वर्ल्ड बैंक, एक कौन होता है? वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले आईबीआरडी के नाम से जाना जाता था, आईबीआरडी। और दूसरा होता है हम लोगों का आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, इसको ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम कभी और बताएंगे। यानी किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, उसका काम होता है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया है, उसके साथ रिलेशन रखेगा। अच्छा, आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं? हमको नहीं पता, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। मान लो अगर भारत में, भारत सरकार को या हमारे देश में पैसा का बहुत ज्यादा कमी हो गया, उन पैसों को दूर करने के लिए हम लोग जो है वो आंख मूंद के पैसा नहीं छाप सकते हैं। देखो कमाल का बात होगा, हम एक चीज बताते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना। हमारे देश, भारत सरकार के पास पैसा छापने का मशीन है ना। हम लोग अगर चाहें, भाई पैसा छापने का मशीन है ना, कागज डालो पैसा निकलेगा, कागज डालो पैसा निकलेगा। वो मत समझ लेना आलू डालो सोना निकलेगा, वो नहीं बोल रहे हैं। कागज डालो पैसा निकलेगा। अब देखो क्या होता है समझना। अगर मान लो भारत सरकार के पास या सेंट्रल बैंक के पास अगर एक ऐसा मशीन है जिसमें कागज के डालने से पैसा निकलता है या पैसा छपता है कागज से, सपोज हम लोग भारत के कई सारे लोग गरीब है ना, निर्धन हैं, कई सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में जीता है, गरीबी में। अगर पैसा छापने का मशीन है तो सरकार पैसा छाप देना, एकदम बोरा बोरा पैसा भर दे, 10 बोरा, 15 बोरा, 20 बोरा, कागज ही तो है। बोरा बोरा पैसा छाप दे और उठा करके बोले, ए रउआ के पैसा चाहिए, कितना चाहिए पैसा? 1 लाख, लो पकड़ो 10 लाख। एक बोरा, लो पकड़ो 10 बोरा। तब तो सब लोग अमीर हो जाएगा। तो क्यों नहीं करता है भाई किसी भी देश का सेंट्रल गवर्नमेंट की आंख मूंद के पैसा छाप देता है? सोचो, थोड़ा सा सोचने वाला बात है ना, पैसा छापने का मशीन है। अगर पैसा छाप देगा तो भाई गरीब तो कोई नहीं रहेगा, हम लोग आप लोग कोई नहीं गरीब रहेंगे। तो फिर भी सरकार पैसा इसलिए नहीं छापता है ना। हमको एक बात बताओ, अगर मान लो आंख मूंद के अगर पैसा छाप दिया जाए, पहले तो आंख मूंद के पैसा नहीं छापा जाता है। नियम है कि कोई भी देश जो पैसा छापेगा उसका एक क्राइटेरिया होता है, ये है तो छापो, ये है सोना है तो सोना के बेसिस पे छापो, डॉलर है तो डॉलर के बेसिस पे, या आरबीआई के पास जो पैसा जमा है उसके बेसिस पे, या नियम होता है। लेकिन अगर मान लो फिर भी छाप दे, तो क्या होगा ना, अगर मान लो पैसा बहुत ज्यादा छाप दे तो सरकार को पैसा बांटना होगा, बांट दिया। अच्छा, अगर पैसे के बांटने से क्या कोई भी आदमी काम करेगा? एक मजदूर, एक किसान दिन रात मेहनत करके वो पैसा के लिए काम कर रहा है। अगर मान लो लोगों के पास पैसा हो गया तो क्या कोई काम करना चाहेगा? कुछ नहीं, सब चीज़ बंद हो जाएगा, कारखाना बंद हो जाएगा,
इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, रेलवे बंद हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएगा, हर एक चीज बंद हो जाएगा क्योंकि कोई भी आदमी काम करेगा नहीं। पूरा का पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, पूरा प्रोडक्शन ही खत्म हो जाएगा। अगर सबके पास पैसा आ गया तो काम करना कोई नहीं चाहेगा। यार हम 10 घंटा इतना धूप तकलीफ में खट के मेहनत करके 300 रुपया कमाते हैं। अगर सरकार वही हमको 3 लाख दे दे तो हम थोड़ी कमाएँगे, नहीं कमाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों खटेंगे? नहीं खटेंगे, शरीर को नहीं थकाएँगे। तो इससे देश का जो विकास है ना, वो विकास होने की जगह देश पीछे चला जाएगा। पैसा तो बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन खत्म हो गया, तो चीज़ बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा, प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिकली देश पीछे चला जाएगा। इसलिए सरकार जो है वो आँख मूंद के पैसा नहीं छापता है। इतना बड़ा मच्छर है बाप रे! ठीक है? तो हमारे देश का या किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ रिलेशन रखता है। ठीक है? सर्वे से रिलेटेड काम भी करता है सेंट्रल बैंक और समय-समय पे वो कोई सेमिनार्स वगैरह भी अरेंज कराने का काम करता है। तो ये हम लोगों का फंक्शन है किसका? सेंट्रल बैंक का, ठीक? अब इसमें से ये जो क्रेडिट क्रिएशन है इसको समझना ज़रूरी है कि एक सेंट्रल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन का क्या-क्या फंक्शन होता है। देखो यहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। अब ध्यान से समझना, क्रेडिट कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है? ध्यान से, अगर मान लो कि किसी भी देश का ये एक सेंट्रल बैंक है, क्या है? ये एक सेंट्रल बैंक है। तो ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा ना, ये सेंट्रल बैंक क्या करेगा? ध्यान से समझना। सेंट्रल बैंक हुआ और ये उस कंट्री का कमर्शियल बैंक्स हुआ। उस कंट्री का कमर्शियल बैंक्स हुआ, चाहे उस कंट्री में कितने भी कमर्शियल बैंक से क्यों ना हो। ये उस कंट्री का कमर्शियल बैंक हुआ, ये हुआ सेंट्रल बैंक। तो क्या करेगा? ये जो हम लोगों का सेंट्रल बैंक है, ये जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कंट्रोल करेगा कि भाई तुम लोग जो मार्केट में जो लोन देते हो ना, तुम लोग मार्केट में जो लोन देते हो ना, उस लोन को हम कंट्रोल करेंगे। सेंट्रल बैंक क्या करता है? लोन को कंट्रोल करता है। ये देखता है कि ये जो कमर्शियल बैंक्स होता है, वो हद से ज़्यादा पैसा लोन में ना दे दे या किसी भी कंट्री के अंदर पैसा हद से ज़्यादा ना आए या ज़रूरत से कम भी पैसा ना हो। ये सेंट्रल बैंक देखता है कि भाई तुम लोग हद से ज़्यादा पैसा लोन मत दे देना और ना बहुत ही कम लोन देना। ना तो मार्केट में हद से ज़्यादा लोन आए, ना तो हद से कम लोन आए। यानी जब सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि भाई हमारे कंट्री में कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी इन्फ्लेशन क्रिएट कर दिया या मनी डिफ्लेशन कर दिया यानी मनी कंस्ट्रक्शन, जरूरत से ज्यादा पैसा हो गया या जरूरत से कम पैसा हो गया, तो उस समय जो सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करता है कि भाई तुम लोग ना जो लेंडर करता है मतलब तुम लोग जो लोन देता है उस लोन देने का जो लिमिट है हम उसको कंट्रोल करेंगे। हम कंट्रोल करेंगे ताकि देश में ना तो पैसे का ओवरफ्लो हो जाए, ना पैसों का कमी हो जाए। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं आपका क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। इसी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। आया समझ में? देखो वही चीज लिखे क्या होता है सेंट्रल बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक रेफर टू द कंट्रोल ऑफ द लेंडिंग। लेंडिंग का मतलब होता है लोन देना। लेंडिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का जो लोन देने का पावर है उसको कंट्रोल करता है। एट प्रेजेंट कंट्रोलिंग क्रेडिट इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। और आज के समय में सेंट्रल बैंक का ये मेन फंक्शन बन गया है। द सेंट्रल बैंक मैनेज द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट। और वो इसलिए ऐसा करता है ताकि देश में जो मनी है वो ना तो ओवर हो ना कम हो। द सेंट्रल बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स। बोला गया है द सेंट्रल बैंक्स एक्सरसाइजेज क्रेडिट कंट्रोल टू सर्व ए नंबर ऑफ पर्पसेस। कई तरीके से वो क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल इज डन बाय द सेंट्रल बैंक सो दैट द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू लेंड कैन बी कंट्रोल्ड। यानी क्रेडिट क्रिएशन क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक का मतलब यही है। देखो क्रेडिट क्रिएशन का काम कौन करता है? कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक करता है, इससे पहले के चैप्टर में पढ़ाए थे। और ये जो कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, इसके क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने का काम करता है सेंट्रल बैंक, उसी को बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। आया समझ में मेरा बात? ठीक है, हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्रेडिट कंट्रोल करने का क्या पर्पस है? सर आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन क्यों करता है? क्या मिलता है उसको?
तो सबसे पहले कीपिंग द प्राइस स्टेबल, ताकि कीमत स्थिर हो सके, यानी कि कंट्री में ना तो गुरुजी मनी इन्फ्लेशन हो और ना ही मनी डिफ्लेशन हो, इसलिए प्राइस स्टेबल रहे, इसलिए कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, विदेशी विनिमय दर स्थिर रहे, इसलिए मेकिंग इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेसफुल, इकोनॉमी के लिए जो प्लानिंग किए थे वो सारा प्लानिंग सक्सेसफुली हो, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन बढ़े, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट रोजगार बढ़े, टू कंट्रोल करेंसी पोजीशन एंड करेंसी कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। टू मेंटेन द मॉनेटरी सिस्टम इन द इकोनॉमी इन द कंट्री, देश के अंदर का जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स, यानी कमर्शियल बैंक जो लोन लोगों को देता है उसको कंट्रोल करने का काम हो, ठीक है, ताकि अनलिमिटेड लोन वो लोग मत दे दे। अब देखो, आखिरकार ये जो सेंट्रल बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, क्रेडिट कंट्रोल करने का कितना मेथड्स है। तो याद रखना, सेंट्रल बैंक जो क्रेडिट कंट्रोल करता है उसका दो मेथड्स होता है। एक होता है हम लोगों का, ध्यान से समझना, एक होता है हम लोगों का क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव या सिलेक्टेड मेथड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या बोल रहे हैं? एक होता है मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, दो होता है, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड, एक क्या होता है, सॉरी सॉरी, एक होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी क्वांटिटी याद रखना ना, एक होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, बता रहे हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड और एक होता है क्वालिटेटिव मेथड जिसको सिलेक्टेड मेथड भी बोला जाता है। पहले इसको समझो, क्वांटिटेटिव मेथड ये जो है, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी मात्रा, इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है ना कि जो आरबीआई होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, वो अपने देश के अंदर जितना भी कमर्शियल बैंक्स होता है उन कमर्शियल बैंक्स को जो लेंडिंग पावर होता है, यानी कमर्शियल बैंक पब्लिक को जो लोन देता है डायरेक्ट उसको लोन को कंट्रोल करता है। ये डायरेक्ट कमर्शियल बैंक के अंदर जो पैसा है, कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है डायरेक्ट उस पैसे को कंट्रोल करता है ये, ठीक है, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहता है या सेंट्रल बैंक ये नहीं चाहेगा कि हद से ज्यादा पैसा हो। देखो, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से समझा रहे हैं, आपको समझना, अगर आरबीआई है तो वो ये नहीं चाहेगा कि भाई इंडिया में हद से ज्यादा पैसा आ जाए या वो नहीं चाहेगा कि बहुत ही कम पैसा है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, डायरेक्ट जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएशन करता है, कमर्शियल बैंक्स जो लोन देता है, बिजनेस लोन, ये लोन, वो लोन, डायरेक्ट उसको कंट्रोल करेगा। यानी कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है डायरेक्ट वो उसको कंट्रोल करेगा। अगर अगर सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को ये लगेगा कि मार्केट में बहुत कम पैसा है, इसको पैसा सप्लाई करना चाहिए, तो ये कंट्रोल को ढीला कर देगा, सप्लाई ज्यादा करो। और इसको अगर लगता है कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा तुम दे रहा है, तुम लोन बहुत ज्यादा दे रहा है, तो ये यानी मनी इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इसको टाइट करेगा। टाइट करेगा का मतलब है और ज्यादा कंट्रोल करेगा, तो लोगों का पैसा वापस आरबीआई के पास आ जाएगा। इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटी क्वांटिटी मात्रा को कंट्रोल करेगा। इसके लिए ये चार मेथड होता है। एक, सेंट्रल बैंक चाहे तो बैंक रेट कंट्रोल कर सकता है जिसको बैंक रेट पॉलिसी बोलते हैं। ओपन मार्केट से कोई काम कर सकता है जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। चेंज इन केस रिजर्व रेशियो सीसीआर में चेंजेस कर सक सीआरआर में चेंज कर सकता है। साथ ही साथ चाहे तो चेंज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कर सकता है। और बाकी अगर वो चाहे तो इसके अलावे वो क्वालिटेटिव को अपनाता है जिसमें राशनिंग करता है, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट हो गया, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स हो गया, डायरेक्ट एक्शन भी ले लेता है, और मोरल सिचुएशन एक और नीचे में है हम लोगों का, आपका पब्लिसिटी भी करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों का ये क्वांटिटेटिव मेथड में ये तीनों मेथड्स को, चारों मेथड्स को जानना। तो आओ जानते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड क्या है। देखो, अभी समझा है ना क्वांटिटी मेथड का मतलब क्या, क्वांटिटी मेथड का मतलब क्या बोले कि जो सेंट्रल बैंक होता है वो डायरेक्ट जो है वो कमर्शियल बैंक्स का लेंडिंग पावर को कंट्रोल करता है, यानी कमर्शियल बैंक्स के पास जो पैसा है डायरेक्ट उस पैसे को कंट्रोल करता है। उसका उसका क्रेडिट क्रिएशन को इफेक्ट नहीं करता है, उसके पैसे को कंट्रोल करता है डायरेक्ट। देखो,
In this way, the central bank control the quantity of credits of commercial banks and does not affect their use of credit. ठीक, इट अफेक्ट्स ओनली द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ किसको कंट्रोल करता है? कमर्शियल बैंक्स के पास जो कैश रिजर्व होता है सिर्फ उसको कंट्रोल करता है। अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड। और इसके अंदर चार, इस काम को करने के लिए सेंट्रल बैंक चार काम करता है। सबसे पहला होता है बैंक रेट। अब ध्यान से समझना बैंक रेट पॉलिसी क्या होता है। बैंक रेट का मतलब होता है ना, बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे एक देश का सेंट्रल बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अगर हम बात करें आरबीआई का, तो आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई हमारे देश के अंदर का जो कमर्शियल बैंक्स है उन बैंक्स को जब लोन देगा और उस लोन पे जो इंटरेस्ट काटेगा कि भाई देख तुमको लोन दे रहे हैं, इतना परसेंट इंटरेस्ट में तुमको हम लोन देंगे। तो ये जो सेंट्रल बैंक जो है ये कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है उसी को बोला जाता है बैंक पॉलिसी। अगर सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि कमर्शियल बैंक्स का, हम जो कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहे हैं हम उसको कंट्रोल करें, यानी उस लोन को हम उसका जो पैसा है वो पैसा हमको ज्यादा मिले, तो क्या करेगा सेंट्रल बैंक? ये जो बैंक रेट पॉलिसी है बैंक रेट को बढ़ा देगा। अगर ये बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट पेड करेगा। और अगर सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि नहीं उसके पास बहुत कम पैसा है तो वो क्या करेगा? बैंक रेट्स को कम कर देगा। कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा बच जाएगा। इसी को बोला जाता है, बोला गया है दीज आर द मेन मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लेंड्स मतलब होता है लोन देना, lends to commercial banks against the security of government and approved security. It is also called the rate of reduction. The bank rate is increased to control inflation. अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे। On the country the bank rate is reduced to overcome currency construction. अगर मान लो मनी डिफ्लेशन हो गया है तो उस समय बैंक रेट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक, दूसरा जो तरीका होता है ओपन मार्केट। अब ओपन मार्केट क्या होता है ना, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होता है, वो अपने कंट्री में जो भी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है उसमें डायरेक्ट अपना सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। या तो वो अपना खुद का सिक्योरिटीज बेचेगा या किसी दूसरे का सिक्योरिटीज को खरीदेगा। और उस समय अगर मान लो बैंक को, सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि भाई मनी इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, मतलब हद से ज्यादा पैसा मार्केट में है, तो वो पैसा वापस लेना चाहेगा। तो उस समय सेंट्रल बैंक अपना सिक्योरिटी को बेचेगा। जब सिक्योरिटी बेचेगा तो अदर बैंक्स को सिक्योरिटी खरीदना होगा। तो जब वो सिक्योरिटी खरीदेगा तो बैंक्स का पैसा सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा। ठीक इसका उल्टा, जब सेंट्रल बैंक को ये लगेगा कि नहीं यार मार्केट में पैसा कम है या बैंक में पैसा बहुत ही ज्यादा कम है, कंस्ट्रक्शन हो गया है, मनी डिफ्लेशन हो गया है, तब उस समय सेंट्रल बैंक दूसरे का सिक्योरिटीज खरीदेगा। जब ये सिक्योरिटीज खरीदेगा तो सेंट्रल बैंक पैसा देगा। जब पैसा देगा तो उसके यहाँ पैसा बढ़ जाएगा। आया समझ में? उसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कई बार आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि सेंट्रल बैंक का ओपन मार्केट ऑपरेशंस बताओ, तब आपको यही सेम चीज को इसमें लिख देना है। ठीक है, हम जो अभी हिंदी में बताएं सेम यही चीज उसमें लिखा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो। अब ये समझना ध्यान से, कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद कोष अनुपात में परिवर्तन, सीआरआर। कई बार आपको पूछेगा डायरेक्ट सीआरआर क्या होता है, आगे भी बताएंगे फिर से इसी वीडियो में। चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में जितने भी कमर्शियल बैंक्स होता है वो सारा कमर्शियल बैंक अपना सारा डिपॉजिट को अपने पास नहीं रखता। जैसे हम अभी स्टार्टिंग बताए थे कि इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन लोगों के पास पब्लिक से जो पैसा, जैसे हम सभी लोग जो भी पैसा बैंक में जमा करते हैं, बैंक वो सारा पैसा ना तो अपने पास रख सकता है ना वो सारा पैसा लोन दे सकता है, बल्कि बैंक के पास जो पैसा डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट अमाउंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रेट उसको आरबीआई के पास यानी सेंट्रल बैंक के यहाँ जमा करना होगा। तो वो जो जमा करता है कमर्शियल बैंक अपने सेविंग्स में, अपने बचत, अपने डिपॉजिट का जो पैसा
सेंट्रल बैंक के यहाँ जमा करता है, जो पैसा सेंट्रल बैंक के यहाँ जमा करता है, उसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो। अगर सेंट्रल बैंक को यह लगता है कि भाई मनी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। जैसे सपोज कर लो कि अगर मान लो कैश रिजर्व रेशियो, सपोज कर लो कैश रिजर्व रेशियो 3.6% था, मान लो, और सरकार को लगता है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को लगता है कि मनी इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा। 3.6% से इसको कर देगा मान लो 6.5%। तो कमर्शियल बैंक का पैसा सेंट्रल बैंक के यहाँ चला जाएगा। और अगर बैंक को ये लगता है कि नहीं, मनी डिफ्लेशन हो गया है, मनी कंस्ट्रक्शन हो गया है, पैसा बहुत ज्यादा घट गया है, तो ये क्या करेगा, ये जो सीआरआर रेशियो था इसको और कम कर देगा, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा रहे। हो सकता है इसको कम कर देगा, 2% कर देगा। ठीक है, हम आगे इसको बताएंगे फिर से, अभी बस इतना समझ समझ लो। ठीक, इसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में होता है कि हर जो कमर्शियल बैंक होता है, उस कमर्शियल बैंक को अपना पैसा का कुछ अमाउंट जो है वो लिक्विडिटी एसेट के रूप में अपने पास उसको रखना होता है, और बाकी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है कुछ, वो आरबीआई के पास भी उसको जमा करना होता है, वही चीज है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, ये था हम लोगों का दो क्वालिटेटिव मेथड में। अब आते हैं वो था क्वांटिटेटिव मेथड में 4 गो, ये है अब क्वालिटेटिव मेथड या अदर सिलेक्टिव मेथड। इसमें कोई खास नहीं है जानने के लिए, बस समझ जाना कि जो क्वांटिटेटिव मेथड था उसके अलावे कुछ डायरेक्ट काम भी जो है वो सेंट्रल बैंक करता है, लेकिन इसमें इन कामों में जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो कमर्शियल बैंक के मनी को नहीं देखता है, मतलब उसके मनी को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि कुछ और ऐसा काम करेगा जिससे बिना बैंक गए, बिना बैंकों का पैसा को इफेक्ट किए हुए मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन, यानी कि जो पैसा है उसको कंट्रोल किया जा सके। ठीक, तो उसके लिए देखो बैंक ये काम कर सकता है, राशनिंग क्रेडिट कर सकता है, क्योंकि एक जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है ना, तो इसलिए वो डायरेक्ट राशनिंग कंट्रोल कर सकता है। राशनिंग कंट्रोल का मतलब सिंपल होता है कि कमर्शियल बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो नियम बना देगा कि भाई देखो, तुम इतना से इतना नहीं दे सकता है, इतना से इतना नहीं दे सकता है, ताकि हम तुम्हारा पैसा नहीं ले रहे हैं, हम तुम्हारा पैसा नहीं ले रहे हैं। पहला तरीका में क्या था, हम तुम्हारा पैसा को कंट्रोल कर रहे हैं, हम तुमसे पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, बस उसको लिमिट बांध देगा कि देखो तुम इतना नहीं कर सकता है, तुम ऐसे नहीं कर सकता है। उसी को बोला जाता है आपका राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उधार देने का तरीका को वो कंट्रोल कर लेगा। बाकी ये 4 और 5 और तरीका है। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर्स क्रेडिट, कंज्यूमर्स को देखता है। चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ कुछ डायरेक्ट एक्शन ले लेता है। मोरल सुजेंस, उन लोगों को समझाता है कि भाई देखो इन्फ्लेशन हो रहा है, लोगों को जागरूक करता है, या पब्लिसिटी प्रचार उच्चार भी करके सारा चीज के बारे में बताते रहता है, ताकि मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन का सिचुएशन ना आए। ठीक, डिफिकल्टी, जब एक सेंट्रल बैंक जो है, जब कभी भी वो काम करता है आपका मनी क्रेडिट कंट्रोल का, तो उसके यहाँ ये सब प्रॉब्लम होता है। हालांकि ये प्रॉब्लम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन था तो हम बता दे रहे हैं, एक बार आप इसको चाहे तो यू कैन रीड इट। ठीक, अब मेन चीज में आते हैं, अब हम लोग आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सारा चीज का स्क्रीनशॉट ले लेके रखना। ठीक है, ये सारा चीज एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, आप लोग को एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, इसलिए समझना। देखो भाई, सबसे पहले क्या है, बैंक रेट। तो बैंक रेट में हम क्या बताए थे, बैंक रेट में ये बताए थे कि हमारे देश का जो भी कमर्शियल बैंक, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है, क्या होता है, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, वो अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को, अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को, अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को जो लोन देता है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट तय होता है कि भाई अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से अगर लोन दे रहा है, तो उस लोन पे जितना परसेंटेज इंटरेस्ट काटेगा, मतलब जितना परसेंटेज पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसी को बोला जाता है बैंक रेट। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है बैंक रेट क्या है, तो बोल देना वो रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक अपने देश के कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, उसी को बोलते हैं बैंक रेट। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जो बैंक रेट है वो कितना परसेंट है, वो है आपका 6.75%। अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी कि जो आरबीआई है, वो कमर्शियल बैंक्स को 6.75% में इंटरेस्ट में लोन देता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट क्या होता है, देखो रेपो रेट का मतलब सिंपल सा बात है,
हमारे देश का जब किसी भी देश का जब सेंट्रल बैंक अपने देश का जो भी कमर्शियल बैंक्स होता है उनको जो शॉर्ट टर्म लोन देगा, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब होता है 1 साल से कम समय के लिए जो शॉर्ट टर्म लोन देगा, उस शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट काटता है उसी को बोलता है रेपो रेट। सेंट्रल बैंक बोलता है कि देखो भाई हम लोन तुमको दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लोन शॉर्ट टर्म वाला होगा। यानी इस लोन का पेमेंट तुमको 1 साल के अंदर-अंदर कर देना है और इस पे हम इतना परसेंट इंटरेस्ट काटेंगे। तो ये जो इतना परसेंट इंटरेस्ट काटेंगे, वही इंटरेस्ट कहलाता है आपका रेपो रेट। और अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का जो रेपो रेट है वो 6.50% है। 6.50% यानी कि 6.5% रेपो रेट है। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा हो गया। उल्टा मतलब अब हमारे देश का जो कमर्शियल बैंक्स है, उन कमर्शियल बैंक्स के पास एक्सेस मनी डिपॉजिट हो गया, मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया। तो अब ये पैसा किसको दे रहा है? अब ये पैसा आरबीआई को दे रहा है कि लो, तुम जो लिमिट बोला था उतना तो लिमिट है, लेकिन हम अब इससे तुमको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। मेरे पास ज्यादा पैसा जमा है और ये जो ज्यादा पैसा जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है जमा करने, रखने, लोन के रूप में, उसी को उस और कमर्शियल बैंक बोलता है कि इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो उसी को बोला जाता है आपका रिवर्स रेपो रेट। हालांकि ये रिवर्स रेपो रेट भी जो है ये सेंट्रल बैंक ही तय करता है, लेकिन इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम में रिवर्स रेपो रेट का दर है 3.35%। यानी क्या बोले, ये जो हम लोगों का सेंट्रल बैंक होता है यानी कि आरबीआई, हमारे कंट्री के अंदर जो बाकी बैंक्स है उन बैंक को जब लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें जो इंटरेस्ट काटेगा वो होगा रेपो रेट। और फिर जब उल्टा हो जाएगा, जब ये जो भी बैंक्स हैं, जब ये बैंक्स लोन किसको देगा? आरबीआई को लोन देगा, और उस समय जो इंटरेस्ट काटेगा ये लोग, वो होगा आपका रिवर्स रेपो रेट। आर, बाप रे, साउथ का फिल्म बन गया ना, आरआरआर। और अभी प्रेजेंट टाइम में रिजर्व रेट मतलब रेपो रेट कितना है? 6.50% है, जबकि रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। क्लियर है बतिया? ठीक है, याद रखना ये दो चीज को। अब आते हैं लास्ट, केस रिजर्व रेशियो। तो केस रिजर्व रेशियो के बारे में बताए ना कि जितना भी कमर्शियल बैंक्स होता है, जितना भी कमर्शियल बैंक्स होता है, उन कमर्शियल बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है, जो भी पैसा जमा होता है, उन जमा डिपॉजिट का एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट उसको आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। ये रूल है। सारा पैसा कमर्शियल बैंक नहीं रख पाएगा, उनमें से कुछ पैसा वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को देगा। उसी को बोलते हैं हम लोग केस रिजर्व रेशियो। और अभी प्रेजेंट टाइम में केस रिजर्व रेशियो का रेट है 4%। यानी ये बोल रहे हैं कि अगर कमर्शियल बैंक के पास अगर 100 रुपया जमा होता है, कितना रुपया? 100 रुपया, तो इस 100 रुपया का 4 रुपया उसको देना होगा आरबीआई को। 100 रुपया का 4%, इसका मतलब होता है 4 रुपया उसको आरबीआई के यहाँ जमा करना होगा। बाकी 96 रुपया इसके पास बचा, ये 96 रुपया का जो चाहे कर सकता है, अपने पास कुछ पैसा रखेगा, कुछ पैसा लोन में देगा, ये वो कर सकता है। ठीक। अब आते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये हम लोग का खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, आरबीआई, आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है? तो हम बोले थे ना स्टार्टिंग में, हर कंट्री के पास अपना अपना एक एक सेंट्रल बैंक है। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उस बैंक का नाम है आरबीआई। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। आरबीआई इंडिया के अंदर जितने भी बैंक्स हैं उन सारे बैंकों को चलाना, उसको कंट्रोल करना, सरकार का मदद करना, आपका मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना, मनी इन्फ्लेशन, मनी डिफ्लेशन को देखना, पैसा छापना, फॉरेन करेंसी का रखना, हर काम इंडिया में आरबीआई करता है। ठीक। इसीलिए आरबीआई को इंडिया का सेंट्रल बैंक या आरबीआई को इंडिया का एपेक्स बैंक बोला जाता है। ठीक। अब देखो आरबीआई को कब एस्टैब्लिश किया गया था, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। डेट्स याद रखना मेरा। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, आरबीआई या बैंक एक्ट 1934 के तहत। लेकिन ये डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है, इसको याद रखना। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को बनाया गया। अब ध्यान से समझो, आरबीआई को जब 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947।
लेकिन ये उससे पहले ही बन गया था आरबीआई। और चूंकि उस समय देश तो आजाद नहीं हुआ था, उस समय तो भारत में कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी या भारत का संविधान, भारत का कानून तो बना नहीं था। तो उस समय जब आरबीआई को बनाया गया था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार का कुछ-कुछ आदमियों के द्वारा, साथ ही साथ इंडिया का कुछ-कुछ अमीर महाजन हो गया, साहूकार हो गया, भूमियार हो गया, बिजनेसमैन हो गया, इन लोगों ने पैसा मिल कर के आरबीआई को बनाया। और उस समय यही लोग आरबीआई का मालिक हुआ करते थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया 1947 को, देश आजाद होने के बाद 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी अच्छा एक चीज़ और, जब आरबीआई को बनाया गया था तो 5 करोड़ रुपया से बनाया गया था। 1935 में जब आरबीआई को बनाया गया ना, तो 5 करोड़ रुपया का कैपिटल आरबीआई का था। 5 करोड़ रुपया का कैपिटल से आरबीआई बना था। और चूँकि उस समय भाई मालिक तो वही लोग था जो उसमें पैसा लगाया था, जो उसका शेयर लिया था, क्योंकि देश तो उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। 1947 में जब देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 1 जनवरी 1949 को याद रखना आरबीआई का नेशनलाइज़ेशन हुआ। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर नेशनलाइज़ेशन क्या होता है? तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेशनलाइज़ेशन को ही पढ़ेंगे। हम अभी बता दे रहे हैं, नेशनलाइज़ेशन का मतलब होता है कि कोई भी बैंक्स को जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि भाई देख, इस बैंक को अब हम कंट्रोल करेंगे, इस बैंक का जो भी हिसाब किताब है हम करेंगे, इस बैंक का मालिक अब हम होंगे, तुम हटो, इस बैंक को अब हम रख रहे हैं, मेरे कंट्रोल में रहेगा, तो उसी को बोला जाता है नेशनलाइजेशन। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन होने के बाद पहले जो भी लोग इसका शेयर खरीदा था, मालिक था, वो लोग अब मालिक नहीं रहा, हट गया। और आरबीआई का पूरा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का केंद्र सरकार उसको ले लिया, क्योंकि वो देखा कि देश आजाद होने के बाद देश का विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, बैंकिंग डेवलपमेंट करना है, तो इसलिए एक ऐसा लीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए जो पूरा इंडिया का बैंकिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करे। और ये सारा जिम्मा सरकार ने अपने ऊपर लिया, इसलिए उन्होंने आरबीआई को अपने पास रख लिया और सारा मालिकाना हक तब से सेंट्रल गवर्नमेंट का है आरबीआई के ऊपर। आया समझ में? तो ये आरबीआई का कुछ-कुछ हिस्ट्री है और साथ ही साथ आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में एस्टैब्लिश है। याद रखना आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक? इसके बाद आरबीआई का फंक्शन। तो भाई देखो, चूँकि आरबीआई जो है, आरबीआई का फंक्शंस तो हम अभी बताए थे ना, आरबीआई हमारे देश का कौन-सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। हमारे देश का कौन-सा बैंक है? सेंट्रल बैंक। यानी सिंपल है, जो भी फंक्शन सेंट्रल बैंक करता है, सेम वही फंक्शंस मेरा कौन करेगा? आरबीआई करेगा, ठीक है? सेम वही फंक्शन। देखो सब चीज़, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नोट्स, इनकॉर्पोरेशन ऑफ नोट्स का मतलब होता है इश्यू ऑफ नोट्स। इनकॉर्पोरेशन ऑफ नोट्स का मतलब होता है इश्यू ऑफ नोट। नोट छापने का काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक है? और बाकी ये सारा चीज़ के बारे में हम आगे जो बताएँ, वही ये सारा चीज़ यहाँ पे है। ये सारा काम आरबीआई का है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा आरबीआई क्या है? आरबीआई का फंक्शन बताओ, तो उसका मीनिंग लिख के ये सारा फंक्शंस को थोड़ा-थोड़ा डील करना, फुल नंबर मिल जाएगा। डील ज़रूर करना इन सबको अपने वर्ड्स में, ठीक है? पूरा नंबर मिल जाएगा। और अगर पूछता है सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन है? सेंट्रल बैंक का क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? इसके बाद ओपन मार्केट एक्टिविटी क्या होता है? बैंक रेट क्या होता है? रेपो रेट क्या होता है? रिजर्व रेट क्या होता है? क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? साथ ही साथ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस है? तो सब चीज़ इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके। फाइनली पूरा बैंक का टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। बस इसके बाद एक लास्ट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग के ऊपर आएगा, जिसमें हम लोग बैंक का नेशनलाइजेशन और रिफॉर्म्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम आप लोगों को नरसिम्हा समिति के बारे में बताएंगे कि इंडिया में जो भी बैंक्स था, आज बैंक्स का जितना ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहे हैं, कई साल पहले बैंक का डेवलपमेंट ऐसा नहीं था। कई सारे कमियाँ, कई सारे डिमेरिट्स थे। पूरा एक तरीके से समझ लो बीमार हो गया था पूरा बैंकिंग प्रणाली, तो उसको सुधारने का ज़िम्मा नरसिम्हा राव कमेटी को दिया गया। वो क्या किया, क्या रिपोर्ट पास किया, सारे चीज़ के बारे में इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मनी एंड बैंकिंग पूरा टॉपिक हम लोगों का खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2 और 3 और यूनिट बचेगा। धड़ाधड़ 3 यूनिट पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं। बहुत जल्दी उसका भी आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है? वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। आई होप हम आप लोगों को बहुत कुछ आज सिखाए हैं।
अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, आप सीखे हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।